क्या भारत में दलित और अल्पसंख्यक होना, खासकर मुसलमान होना, अपने आप में अपराध बन गया है? क्या इस समाज के लोग किसी भी पद तक पहुंच जाएं, उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलेगा? और सम्मान तो छोड़िए, क्या उन्हें उनका अधिकार भी नहीं मिलेगा? क्या इस देश में जाति और धर्म देखकर नियम, कानून और संविधान काम करने लगा है? यदि नहीं, तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं जो पूरे भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार कर रही हैं? 14 मई 2025 के दिन देश की सबसे बड़ी अदालत को नए चीफ जस्टिस मिले, CJI BR गवई। इनके शपथ लेने के साथ ही चर्चा शुरू हुई कि भारत को दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस मिले हैं। मगर सवाल यह है कि क्या इस समाज के चीफ जस्टिस को पचा पाना कुछ लोगों के लिए कठिन हो रहा है, या फिर उन लोगों को चीफ जस्टिस की वो बात बुरी लग गई कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी मैं लालची नहीं हूं, यानी मैं झुकूंगा नहीं? क्योंकि महाराष्ट्र में, जो कि चीफ जस्टिस का गृह राज्य है, उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो कई सवाल पैदा करता है, खासकर तब जब महाराष्ट्र में डबल इंजन है और चीफ जस्टिस के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि उन्हें न चाहते हुए भी सार्वजनिक मंच से ये बात उठानी पड़ी। छोटी बात है, फिर भी कहनी पड़ी। पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे कि जो लोग जाति जनगणना का विरोध करते करते उसका क्रेडिट लेने की होड़ में आ गए, जो आए दिन दलितों का वोट लेने के लिए हर स्तर तक चले जाते हैं, वो लोग उसी समाज के चीफ जस्टिस को भी बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी बराबरी की बात नहीं आ पाएगी? बात प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की भी करेंगे, जिन पर बेहद खतरनाक धाराएं लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। और चौतरफा चर्चा ये है कि ये गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान हैं। उधर चीफ जस्टिस ने फिर से एक ऐसी बात दोहरा दी है जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूरे भाजपाई सिस्टम को पसंद नहीं आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। और आपको मालूम है कि इन दिनों एक न्यूज एजेंसी ने आपके इस चैनल लोकहित इंडिया पर 2 स्ट्राइक भेजा है। तीसरी स्ट्राइक आते ही ये चैनल खत्म हो सकता है, इसलिए इसे बचाने के लिए हमें 18 लाख प्लस GST का भुगतान करना है। ये रकम इतनी बड़ी है कि आपके सहयोग के बिना हो नहीं सकता। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करें, ताकि आपकी आवाज बची रहे, आवाज बुलंद रहे। दरअसल पिछले दिनों जब भारत को नए चीफ जस्टिस मिले, तो इसके बाद मुंबई में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस का सम्मान समारोह रखा। CJI मुंबई पहुंचे और पहुंचने के बाद जो हुआ वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अपने वक्तव्य में चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि मैं ऐसे छोटे मोटे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस बात से निराश हूं कि जब मैं महाराष्ट्र पहुंचा तो रिसीव करने के लिए न तो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, न DGP और न ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर मौके पर आए। यानी मैं निराश हूं कि महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ एक समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। यानी सोचिए, जो प्रोटोकॉल में था उसे भी महाराष्ट्र के अफसरों ने फॉलो नहीं किया, और न चाहते हुए भी चीफ जस्टिस को ये बातें पब्लिकली कहनी पड़ती हैं। अब यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि संविधान ने लोकतंत्र के 3 स्तंभ बताए, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और तीनों के मुखिया उस अंग के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो चीफ जस्टिस भी न्यायपालिका के प्रधानमंत्री हैं। मगर फिर भी अपने ही राज्य में उनके आगमन पर वैसा स्वागत नहीं होता जैसा होना चाहिए था, जो कि प्रोटोकॉल में था। चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि जब किसी संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो, वो भी जब वो उसी राज्य का हो, तो इन अधिकारियों को खुद ही सोचना चाहिए कि इन्होंने जो व्यवहार किया क्या वो सही था। CJI ने कहा कि देश का मूल ढांचा मजबूत है और संविधान के तीनों स्तंभ समान हैं। संविधान के सभी अंगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। न तो न्यायपालिका, न ही कार्यपालिका और न ही संसद सर्वोच्च है, बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और तीनों अंगों को संविधान के अनुसार काम करना है। अब आप लोग ध्यान रखिए कि यही वो बात है जिससे आजकल भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी पचा नहीं पा रही है। कभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो खुले तौर पर BJP की बैटिंग करते हैं, तो कभी भारत की राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सवाल करने लगती हैं और पूछने लगती हैं कि सर्वोच्च कौन है। 14 सवाल भेजे हैं, हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, अगर नहीं देखे हैं तो इसे जरूर देखिएगा। ये मामला काफी आगे तक निकल चुका है, नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। मगर फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि चीफ जस्टिस गवई के साथ महाराष्ट्र में ये दुर्व्यवहार क्यों किया गया और किसके इशारे पर हुआ? क्या एक साथ महाराष्ट्र के तमाम बड़े अधिकारी व्यस्त थे? क्या इससे भी बड़ा कोई काम था, जिम्मेदारी थी? आखिर उनकी इतनी व्यस्तता कहाँ थी? क्योंकि ये घटना संयोग तो नजर नहीं आती, ये प्रयोग नजर आता है। और यदि
प्रयोग है तो वो किसके इशारे पर है। कुछ लोग ये भी चर्चा करने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से वकीलों ने पूर्व जस्टिस बेला त्रिवेदी को सम्मान नहीं दिया, उसका बदला तो नहीं किसी ने ले लिया। मगर सवाल है कि चीफ जस्टिस ने तो अपनी तरफ से पूरा सम्मान दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या फिर जो उप मुख्यमंत्री लोग हैं, क्या वो इस बारे में जवाब देंगे। वैसे लोग अब ये भी चर्चा करने लगे हैं कि क्या ये कथित अपमान इसलिए किया गया कि भारत के हमारे चीफ जस्टिस दलित समुदाय से आते हैं, या फिर इसलिए किया गया कि उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले ही ऐलान कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं चाहिए, यानी झुकने का यानी न झुकने का ऐलान कर दिया। इस मामले में हमारे पास या किसी के भी पास कोई सबूत तो हो नहीं सकता कि भेदभाव है या अपमान क्यों हुआ, किस कारण हुआ। मगर सवाल तो बनता है ना कि हुआ कैसे और किसके इशारे पर हुआ। क्या ये दिल्ली के इशारे पर हुआ या महाराष्ट्र में जो डबल इंजन है उसने किया। और यदि ये जाति भेदभाव के कारण हुआ तो इससे ज्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस गवई को जो सम्मान मिला उसका आभार प्रकट करते हुए वो महाराष्ट्र में भावुक भी हो गए, लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है आपके सम्मान के बदले में कहने के लिए। मगर सोचिए कि ये चल क्या रहा है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, आगे का मामला और भी शर्मनाक और दुखद है। मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, और हिंदू कहते हैं कि भगवान को क्या मुंह दिखाओगे। यही सवाल नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री से है कि दुनिया को किस मुंह से समझाओगे कि भारत में सब चंगा सी। क्योंकि जब एक प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा जाता है तो वो सिर्फ प्रतिनिधिमंडल नहीं होता है, वो पक्ष और विपक्ष नहीं होता है, बल्कि हिंदुस्तान की आवाज़ होता है। और इस आवाज़ को मजबूत करने के लिए मोदी सत्ता ने जो टीम बनाई है उसमें हर ग्रुप में मुसलमान को रखा गया है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांसद हो, चाहे MIM के असदुद्दीन ओवैसी हों, या फिर कांग्रेस के सलमान खुर्शीद हों, या फिर बीजेपी के MJ अकबर। वही MJ अकबर जिनके खिलाफ कई महिला पत्रकारों ने यौन शोषण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। और ये तब हुआ था जब दुनिया भर में मी टू आंदोलन चल रहा था। नतीजा ये हुआ कि MJ अकबर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मी टू के आरोपों को उन्होंने निराधार बताते हुए पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और साल 2021 में दिल्ली की एक अदालत ने प्रिया रमानी को बरी कर दिया। इसके खिलाफ अकबर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। इस विवाद ने MJ अकबर की राजनीति को लगभग खत्म सा कर दिया। मगर मोदी सत्ता को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी तरफदारी करने वाले कितने पाप में डूबे हुए हैं या फिर पाप करने के आरोप लगे हैं। इसलिए MJ अकबर को एक बार फिर से झाड़ पोंछ कर निकाल लिया गया है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो यौन शोषण का आरोपी रहा हो वो देश का पक्षकार बनकर दुनिया के सामने भारत की बात रखेगा। 140 करोड़ की आबादी वाले लोकतंत्र के लिए क्या ये शर्मनाक नहीं है। मगर एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी का टाइम यानी प्रधानमंत्री मोदी का टाइम खराब चल रहा है। और टाइम अगर खराब नहीं होता तो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी नहीं होती, उन्हें जेल में नहीं डाला जाता। इसे ही कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी तब हुई जब मोदी सत्ता का ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश रवाना होने वाला है। मगर सवाल यह है कि भारत में मुसलमानों की आवाज़ दबाकर उन्हें जेल में डालकर नरेंद्र मोदी आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। ये सत्ता अरबी शेखों के सामने क्या मुंह दिखाएगी जब दुनिया पूछेगी कि भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म क्यों हो रहा है, सत्ता जुल्म क्यों कर रही है, क्यों सवाल पूछने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, क्यों सामान्य से सामान्य बातों पर भी उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाती है, क्यों उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। तो भाजपा के निशिकांत दुबे क्या जवाब देंगे, क्योंकि यही निशिकांत दुबे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए कुख्यात रहे, सुप्रीम कोर्ट को इस देश में गृह युद्ध कराने के लिए जिम्मेदार बता चुके हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त को मुसलमानों का चुनाव आयुक्त बता चुके हैं। और यही निशिकांत दुबे असदुद्दीन ओवैसी के साथ विदेशों में भारत का पक्ष रखेंगे कि भारत आतंक का मारा है, पीड़ित है। और निशिकांत दुबे बहुत खुश हैं कि उन्हें ओवैसी के साथ भेजा जा रहा है विदेश। मगर मोदी सत्ता को इस बात की परवाह नहीं है कि जब यूरोप के देशों में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने और सड़कों पर पीट पीट कर मार देने के मामले पर सवाल होंगे तो हुजूर का प्रतिनिधिमंडल क्या कहेगा। क्या सभी पार्टियों के सांसद कह देंगे कि नहीं, मोदी राज में भारत में सब ठीक ठाक है। असदुद्दीन ओवैसी सहित तमाम मुस्लिम सांसदों को इन सवालों के लिए तैयार रहना होगा कि दुनिया भर के देश भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न पर सवाल करेंगे तो क्या जवाब देना है। क्या ओवैसी कह देंगे कि नहीं नहीं, भारत में सब ठीक है, रामराज में मुसलमान एकदम खुश हैं, कोई प्रेशर कोई दबाव नहीं, एकदम आज़ाद है, मोदी राज में सब चकाचक है, कह पाएंगे क्या? क्या असदुद्दीन ओवैसी मोदी सत्ता को बचाने के लिए विदेशों में झूठ बोलेंगे? अगर नहीं तो ओवैसी के खिलाफ हिंदुत्व के ठेकेदार कैसे रिएक्ट करेंगे? विपक्ष के सांसदों को पता है कि अशोका यूनिवर्सिटी के
प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का कसूर क्या है, क्योंकि प्रोफेसर का सवाल वाजिब है कि ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सत्ता ने जिस तरीके से कर्नल सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को आगे किया वो भारत की जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। और जिस तरीके से हिंदुत्व के ठेकेदार एकजुटता की वकालत कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मुसलमानों को खुद जोड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, मगर जमीनी सच्चाई कुछ और है। क्या हम और आप नहीं जानते कि जमीनी सच्चाई क्या है? और जैसे ही प्रोफेसर अली खान ने कर्नल सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फोटो ऑप्टिक्स कहा, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जैसे नेताओं के तमाम भाषण याद आने लगे कि कैसे भाजपाइयों ने चुनावी रैलियों में मुसलमानों को टारगेट करते हुए भाषण दिए थे। मंगलसूत्र मुजरा से लेकर बटोगे तो कटोगे 80-20, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये किसके खिलाफ दिया गया भाषण था? झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने घुसपैठिया का मुद्दा बनाते हुए राजनीति की और मुसलमानों को टारगेट किया। खुद प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव में घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, मुसलमानों का डर दिखाकर देश की जनता से वोट मांग चुके हैं। ये भी सच्चाई है कि 2014 के बाद इस देश में गौमांस के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग लगातार हुई है। उन्हें मोदी और योगी का नाम लेकर चलती ट्रेन में गोलियों से भून दिया गया। यह आतंकवाद का चरम था। और जब पहलगाम का हमला हुआ तो देश भर में कश्मीरी मुस्लिम छात्रों पर भी हमले हुए। कई सारी घटनाएं हमने आपको बताया। प्रोफेसर अली खान ने यही तो सवाल उठाया था, मगर एक मुसलमान का सवाल पूछना भाजपाइयों को गंवारा नहीं है। अपनी राजनीति भी तो देखनी है। उनके खिलाफ शिकायत जैसे ही हुई, पुलिस तुरंत उनके घर पहुंच गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कहा कि रात के 8 बजे FIR हुई और अगले दिन सुबह 7 बजे पुलिस प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंच गई। प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर ओवैसी ने कहा कि इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। प्रोफेसर का पोस्ट न तो महिलाओं के खिलाफ था, न उनकी गरिमा का उल्लंघन करता है। हरियाणा पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी में कानून का पालन भी नहीं किया। दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया गया, मगर ओवैसी साहब भूल गए कि दिल्ली चुनाव जीतने के बाद ही हुजूर ने कहा था कि दिल्ली NCR से सटे सभी राज्यों में अब बीजेपी की सरकार है, तो उसका फायदा भाजपाई उठा रहे हैं। अगर हरियाणा पुलिस को एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार कैसे काम कर रही है। और हाँ, प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी एक भाजपा नेता की शिकायत पर हुई, मगर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई और न ही उस व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दिया कोई जिम्मेदारी लेते हुए, जबकि स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था। कोई कार्रवाई नहीं। विपक्ष के सांसदों को नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहिए कि हमें विदेश भेजने से पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को हटाया जाए। क्या विपक्ष ऐसा कर पाएगा? याद रखिए कि गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी की मानसिकता एक जैसी है, कहीं कोई अंतर नहीं है। उसे न तो कर्नल सूफिया कुरैशी का सम्मान करने आता है और न ही वो मुसलमानों को इस देश का बराबर शहरी मानती है, क्योंकि बनारस में समाजवादी पार्टी के नेता बनारस वाले मिश्रा जी ने कर्नल सूफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले विजय शाह के बयान के खिलाफ एक बैनर पोस्टर लगवा दिया, तो बनारस का नगर निगम सीढ़ी लेके पहुंच गया और कर्नल सूफिया कुरैशी के पोस्टर को हटा दिया। तब बनारस वाले मिश्रा जी ने ट्वीट किया कि मैंने आप लोगों से पूछा था ना कि देश की सेना से नफरत कौन करता है, देश की बेटी से नफरत कौन करता है। अब सबूत देख लीजिए। गाड़ी और कर्मचारी नगर निगम वाराणसी की है, वाराणसी पुलिस के लोग भी हैं और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी हैं। इस पोस्टर में सिर्फ यही लिखा था कि कर्नल सूफिया कुरैशी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सोचिए इसमें ऐसा क्या है कि नगर निगम से लेकर पुलिस तक पहुंच गई पोस्टर उतारने के लिए, मगर सोशल मीडिया पर लोगों के चिल्लाने के बाद भी बीजेपी पर कोई असर नहीं हुआ। एक तरफ भाजपा के मंत्री खुलेआम सेना के अधिकारी को गालियां देते हैं और दूसरी तरफ एक प्रोफेसर ने हल्की सी बात रख दी तो फिर भाजपा नेता को बुरा लग गया, गिरफ्तारी तक हो गई। मजेदार बात यह है कि जिस फेसबुक पोस्ट के लिए अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार किया गया, वही बात तमाम हिंदू पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट भी कर रहे हैं। गोदी मीडिया पर बैठकर विपक्ष को गरियाने वाले संघी भाजपाई भी कह रहे हैं। पत्रकार से हिंदुत्व के पैरोकार बने हर्षवर्धन त्रिपाठी ने सबसे पहले कर्नल सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फोटो ऑप्टिक्स कहा था और इसके लिए फ्रॉड सेक्युलरिज्म को जिम्मेदार बताया था, मगर त्रिपाठी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसी ही पोस्ट के लिए प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यह है कि क्या अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई कि वो मुसलमान हैं? इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में सुहास पालसीकर ने अपने आर्टिकल में वही बातें लिखी हैं जो प्रोफेसर अली खान ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखी थी और सुहास पालसीकर की बात का किसी ने नोटिस नहीं लिया। तब लगता है कि प्रोफेसर की गिरफ्तारी उनकी धार्मिक पहचान की वजह से हुई है। 15 मई 2025 को इंडियन एक्सप्रेस के अपने साप्ताहिक कॉलम में सुहास पालसीकर ने लिखा कि पहलगाम हमले के बाद देश में मुसलमानों की गुटबंदी जबरदस्त तरीके से बढ़ी। पहलगाम में हिंदू टूरिस्टों को निशाना बनाने का आतंकवादियों का मकसद भी यही था कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काया जाए, और ऐसा हुआ भी। सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ तक लोग मुसलमानों के खिलाफ बोलने लगे, उनके बायकॉट की बात कहने लगे, मैसेज घुमाने लगे कि इनसे सामान मत खरीदो, इनको सबक सिखाओ, कुछ दिन की प्रॉब्लम होगी फिर सब ठीक हो जाएगा। और सुहास पालसीकर ने यह भी लिखा कि पहलगाम हमले के बाद भी राजनीतिक लीडरशिप
लीडरशिप के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप खुद ही रिसर्च करिए, क्या भाजपा के किसी बड़े नेता ने, क्या प्रधानमंत्री ने खुद अपनी जबान से एक शब्द भी बोला इस बारे में कि आप पहलगाम हमले को धार्मिक एंगल मत दीजिए, क्योंकि ये एंगल आतंकवादियों का है, ताकि वो आलोचना कर सके कि मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसी पर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को इसलिए जायज नहीं ठहराया जा सकता कि सत्ता ने मिलिट्री ब्रीफिंग के लिए एक मुस्लिम महिला ऑफिसर को आगे कर दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगे करना खराब डिप्लोमेसी नतीजा है, और हिंदुस्तान के जनमानस में मुसलमानों के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत भर दी गई है कि भाजपाइयों को सोफिया कुरैशी में आतंकवादियों की बहन नजर आती है। आप सुहास पालसीकर का पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि प्रोफेसर अली खान का गुनाह क्या था, और पुलिस ने उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई हैं वो बताती हैं कि सरकार किस तरीके से पढ़े लिखे मुसलमानों को डरा धमका कर रखना चाहती है। पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने लिखा कि प्रोफेसर खान पर राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया। एक नहीं बल्कि राजद्रोह के 2 केस दर्ज किए गए हैं। एक एफआईआर महिला आयोग और एक एफआईआर जखेड़ी के सरपंच द्वारा दर्ज कराई गई। दोनों ही एफआईआर में प्रोफेसर के विरुद्ध राजद्रोह का आरोप है। यही नहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 यानी विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धारा 197 मतलब राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने मतलब राजद्रोह की धारा 152, गैर इरादतन हत्या की धारा 299, राजनीतिक उपद्रव फैलाने वाले बयान से संबंधित धारा 353 और किसी महिला की गरिमा को अपमानित करने की धारा 89 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों को पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि मोदी युग में एक मुसलमान का सवाल पूछना दरअसल राजद्रोह हो जाता है। जबकि 23 दिसंबर 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट के जज अरुण मोंगा ने धारा 152 की तुलना अंग्रेजों के राजद्रोह से की थी। उन्होंने कहा था कि धारा 152 का उपयोग जायज असहमति को रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता का यह प्रावधान मूल रूप से अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए राजद्रोह के समान है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि यह धारा 124A यानी राजद्रोह को दूसरे नाम से पेश करने जैसी है। सच्चाई यह है कि हाईकोर्ट की आलोचना और विपक्षी नेताओं द्वारा चिंता व्यक्त करने के बाद भी इस धारा का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं यहीं पर आपको याद दिलाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के भाजपाई मंत्री ने जब कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अनाप शनाप बातें कही और हाईकोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर लिखने का, तो जो एफआईआर लिखी गई उससे हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं था। हाईकोर्ट को लगा कि एफआईआर में बहुत झोलझाल किया गया है, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जांच कैसे हुई या होगी ये आप कल्पना कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर अली खान के मामले में तो हद ही हो गई है। उनके खिलाफ एक ही धारा में 2 एफआईआर दर्ज की गई। एक एफआईआर में तो 4 और दूसरी एफआईआर में 3 धाराएं दर्ज की गई हैं, और दोनों ही एफआईआर में 152 यानी राजद्रोह जोड़ा गया है। तो सवाल ये भी है कि क्या वाकई में फेसबुक पर पोस्ट लिखना राजद्रोह है? अगर नहीं है तो फिर ओवैसी और तमाम मुस्लिम सांसदों को विदेश जाने से पहले मोदी सत्ता से कहना होगा कि अली खान, महमूदाबाद और तमाम मुसलमानों को टारगेट करना बंद करिए। ऐसे नहीं चलेगा कि आप देश में तमाम मुसलमानों को निशाना बनाते रहें, उन्हें टॉर्चर करें और मुसलमानों को विदेश में भेजकर अपनी इमेज चमकाते रहें। निश्चित तौर पर यह मुस्लिम लीडरशिप के लिए धर्म संकट की घड़ी है, मगर हुजूर से सवाल तो पूछना ही चाहिए कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि हुजूर की राजनीति एकदम स्पष्ट है। रेलवे टिकटों पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार शुरू हो गया है। भारत में हर दिन करोड़ों टिकट बुक होते हैं और हर टिकट पर मोदी की फोटो, साथ में भाषण लिखा हुआ है। प्रचार शुरू हो गया है क्योंकि हुजूर को पता है कि अल्टीमेटली ऑपरेशन सिंदूर को कहां भुनाना है, कहां इससे लाभ लेना है और कैसे फायदा निकाला जा सकता है। प्रतिनिधि मंडल भेजना उनके लिए सिर्फ एक दिखावा है, मगर विपक्षियों को अपनी राजनीति और अपने लोगों के लिए खड़ा होना होगा जो उन्हें वोट देते हैं, जो सवाल पूछते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के जज साहब ने जो आशंका जताई थी वो पूरी तरह से सच साबित हो रही है। न्यूज क्लिक के पत्रकार प्रबीर पुरकायस्थ के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सत्ता की पोल खोल दी थी, क्योंकि प्रबीर पुरकायस्थ के मामले में भी यूएपीए लगाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहा करने का आदेश दिया था। तब तक प्रबीर को महीनों जेल में बिताने पड़े थे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और उनके बाद उन्हें हिरासत में रखा जाना कानून की नजर में अवैध था, क्योंकि पुरकायस्थ को नहीं बताया गया कि उनकी गिरफ्तारी का आधार क्या है। इस कारण गिरफ्तारी निरस्त की जाती है। पुरकायस्थ को अक्टूबर 2023 में चीन से अवैध फंडिंग लेने के आरोपों में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और मई 2024 में उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तब तक 7 महीने वे जेल में काट चुके थे। अब आप सोचिए कि 7 महीने का समय क्या कोई वापस कर सकता है? कोई विश्वगुरु, चाहे वो नॉन बायोलॉजिकल हो, चाहे जितनी चौड़ी छाती हो, क्या उसकी हैसियत में है, उसकी औकात में है कि किसी के जीवन का 7 महीने वापस कर दे? और सवाल यह भी है कि जिन लोगों की बदमाशी की वजह से लोगों का जीवन खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, उनको जिम्मेदार कब ठहराया जाएगा? अदालतें उनके खिलाफ एक्शन कब लेंगी? उन्हें सजा कब देंगी? क्योंकि जब तक बदमाशी
बदमाशी करने वालों को सजा नहीं मिलेगी, वो सबक नहीं सीखेंगे। प्रबीरपुर कायस्थ का मीडिया संस्थान बंद हो चुका था, सारे पत्रकार अलग हो चुके थे इन 7 महीनों में, लेकिन इसकी परवाह कौन करता है? प्रोफेसर खान के मामले में भी यही हो रहा है। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिनका पोस्ट दरअसल सामाजिक एकता की अपील की दृष्टि से देखा जाना चाहिए था, उन्हें आपराधिक मानकर अरेस्ट कर लिया गया। हरियाणा सरकार को तुरंत अपनी गलती सुधारनी चाहिए, वो भी उस वक्त जब हम विश्व के सामने बेहतर डेमोक्रेसी और एकजुट देश का संदेश दे रहे हैं। हरियाणा पुलिस का ये एक्शन ऐसी कोशिशों में बाधा है। और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा कि बहुत ही शर्मनाक और दुखद है, हर बात में पुलिस ही भेजनी है तो नहीं बोलने का कानून ही पास कर दीजिए, इकट्ठे खेला खत्म हो जाए। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।